नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। आइए आगाज करते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की अहम खबरों का। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा मंगलवार सुबह अचानक रायपुर दौरे पर पहुंची। यहां से वो सीधे सीएम हाउस पहुंची। यहां उन्होंने हाई लेवल मीटिंग ली। बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ स्पीकर चरणदास महंत, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी मौजूद रहे। ये बैठक करीब 3 घंटे तक चली। इसके बाद मंत्री प्रदेश अध्यक्ष मरकाम सीएम हाउस से निकल गए। वहीं मंत्री सिंहदेव ने बैठक को लेकर पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि बैठक पूर्ण रूप से चुनावी तैयारियों पर केंद्रित थी। बैठक पहले से ही तय थी। कुमारी शैलजा ने चुनावी रणनीति को लेकर निर्देश दिए हैं। आगामी दिनों में संभाग स्तरीय अभियान शुरू होंगे, जिनमें सभी 5 संभाग में कांग्रेस नई रणनीति के साथ लोगों के बीच जाएगी। गौर हो कि कुमारी शैलजा 6 दिन पहले ही रायपुर में एक बड़ी मीटिंग लेकर लौटी थी। इसमें प्रदेश के सभी महापौरों की बैठक ली गई थी। इस बैठक में महापौरों ने कांग्रेस के बड़े नेताओं की जमकर शिकायत की थी। छत्तीसगढ़ की प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के साथ कांग्रेस की हाई लेवल मीटिंग हुई। इस पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि मुख्यमंत्री निवास पर हुई बैठक की जानकारी सभी को थी। आगे चुनाव की तैयारियां, संगठन का काम, कार्यकर्ताओं का मनोबल बनाना, लोगों के काम की तरफ और ध्यान देना, इसको लेकर बातचीत की गई। साथ ही बचे हुए कामों को जल्द से जल्द पूरा करने पर भी चर्चा हुई। नहीं पहुंची, ये पहले से ही निर्धारित था। पिछली बार जब वो आई थी तो रविंद्र चौबे जी के यहाँ हम लोग उनके कुशल क्षेम पूछने के लिए गए थे, तबीयत पूछने के लिए गए थे, और वहाँ पर ही रविंद्र चौबे जी ने सुझाव दिया था कि पिछले बार भी चुनाव के पहले हम लोग बैठा करते थे, कुछ लोग बैठा करते थे, स्ट्रैटेजी बनाया करते थे और स्ट्रैटेजी के आधार पर फिर आगे हम लोग काम करते थे। तो वैसा करने की आवश्यकता है और उस पे फिर शैलजा जी ने कहा ठीक है, पहली बैठक आप ही के यहाँ रखेंगे क्योंकि आपकी तबीयत ठीक नहीं है आने जाने में। तो आज तबीयत ठीक नहीं होने के कारण उनके यहाँ बैठक नहीं हो पाई और मुख्यमंत्री निवास पे हम लोगों ने प्रथम बैठक की। आने वाले दिनों में और ऐसी बैठकें होती रहेंगी। लेकिन बैठक की जानकारी नहीं थी सुबह किसी को, जो पहुंचे थे वो भी बहुत नहीं, जिन लोगों को बुलाया गया था सबको जानकारी थी। जिनको आना था, क्योंकि ये ओपन पार्टी मीटिंग वैसी नहीं थी। चुने हुए लोगों के साथ में वो बैठ के बात करना चाहती थी, विचार विमर्श करना चाहती थी। तो बैठक में क्या चर्चा हुई? आगे चुनाव की तैयारियां, संगठन का काम, कार्यकर्ताओं का मनोबल बनाना, लोगों के काम की तरफ और ध्यान देना, जो बचे हुए काम है उनको जल्दी से जल्दी पूरा करने का प्रयास करना। संगठन में बदलाव को लेकर चर्चा हो रही है? नहीं, बाकी कोई चेंज को लेके कोई बात नहीं था, काम करने को लेकर। छत्तीसगढ़ में सीएम हाउस में हुई मैराथन बैठक को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में संगठन की गतिविधियां और रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही 2023 में सरकार कैसे बनाए उस पर भी चर्चा हुई। आने वाले दिनों में संगठन की गतिविधियों और रणनीतियों पे विस्तार से चर्चा हुई, जिसमें 21 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब के एरिया में भरोसे का सम्मेलन, सरकारी सम्मेलन होगा, जिसमें जितने भी राजीव गांधी जो देने हैं, किसानों को देना है, उसके बारे में, और 26 तारीख से संभागीय सम्मेलन बस्तर से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। तो आने वाले 2023 के लिए संगठन स्तर पर उसके लिए नई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई बदलाव की बात है, क्योंकि बहुत सारी बातें हो रही, इसमें क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, अभी तो हम लोग 2023 में सरकार कैसे बनाए उसकी रणनीतियों पे। केंद्रीय प्रवर्तन निदेशालय ने कथित तौर पर 2000 करोड़ रुपए की आबकारी गड़बड़ी में गिरफ्तार लोगों की प्रॉपर्टी अटैच करनी शुरू कर दी है। इस मामले में ईडी ने अब तक जिले में 21 करोड़ रुपए के प्लॉट अटैच किए हैं, जिनमें से अधिकांश वीआईपी रोड के आसपास और नवा रायपुर के हैं। एक प्रॉपर्टी मुंबई में भी अटैच की गई है। वहां छापे में 1 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के लूज पेपर्स भी मिले हैं। इसके अलावा ईडी की छापेमारी में अब तक 28 करोड़ रुपए के जेवर और 27 करोड़ रुपए के फिक्स डिपॉजिट भी जब्त किए गए हैं। ईडी का दावा है कि जेवर एक ही डिस्टिलर के यहां से मिले हैं। इसके अलावा एक आरोपी के घर से 20 लाख रुपए का कैश मिला है, जिसका ईडी ने दस्तावेजों में उल्लेख किया है। शराब मामले में जितने लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया है, उनमें सब मिलाकर लगभग 53 एकड़ जमीन अटैच कर दी गई है।
छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कांग्रेस के 4400 करोड़ के शराब घोटाले के आरोप पर पलटवार किया है। वहीं कुमारी शैलजा के अचानक छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर भी चुटकी ली। प्रभारी आते हैं तो कुछ न कुछ विषय को लेकर आते हैं, और जो प्रदेश में हलचल हो रहा है, एक महत्वपूर्ण विषय वो भी है कि जो परिस्थितियां छत्तीसगढ़ में बनती जा रही है, करप्शन दिन ब दिन रोज नए उजागर हो रहे हैं, और भ्रष्टाचार ऐसा जो प्रमाणित हो चुका है। ईडी ने जिसको प्रूफ कर दिया, 2000 करोड़ रुपया के शराब में और रिकवरी निकलना शुरू हो गया, लोगों की संपत्ति जब्त होने शुरू हो गई। और ये वही लोग हैं जो सिंडिकेट चलाते हैं, शराब माफिया का एक सिंडिकेट अवैध रूप से छत्तीसगढ़ में 30% शराब को खुलेआम, हिंदुस्तान में कोई ऐसी सरकार नहीं होगी जो शराब खुद अवैध धंधा करे। ये छत्तीसगढ़ का अकेला उदाहरण है कि जो अवैध रूप से सरकार के संरक्षण में एक सिंडिकेट 30% अवैध शराब बिचवाती है, जिसका 2000 करोड़ तो प्रमाणित हो चुका है, प्रूफ हो चुके हैं, न्यायालय में प्रस्तुत हो चुका है। इससे बड़ा प्रमाण मिलने की जरूरत नहीं है। अब केंद्र सरकार को, इनके केंद्रीय नेतृत्व को निर्णय लेना चाहिए कि ऐसा व्यक्ति को इस पद में बने रहने का अधिकार है कि नहीं। इससे बड़ा इस दशाब्दी का मजाक नहीं हो सकता, इससे बड़ा जोक नहीं हो सकता जो मुख्यमंत्री ने बयान लगाया। अरे भाई, तुम मुख्यमंत्री हो, 4-4.5 साल से पद में बैठे हो, मुख्यमंत्री के सारे अधिकार, बार बार में एसआईटी का गठन, हर 15 दिन में एक नया एसआईटी का गठन करने वाले मुख्यमंत्री हो। 6 साल विपक्ष में बैठ के क्या करते रहे? 10 साल कुंभकर्णी नींद में सोए थे क्या? 10 साल में तुमको होश नहीं आया कि शराब में 1 रुपया का भी घोटाला है? और 1 रुपया का भी भ्रष्टाचार यदि प्रमाणित होता तो ये क्या 10 साल तक नींद में सोए रहते, कुंभकर्णी नींद्रा में, और 10 साल तक खामोश रहते, कोई आरोप प्रत्यारोप 4.5 साल में नहीं लगा पाए। जब इनका गला फंसने लगा तो चोर मचाए शोर। ये सीधा सीधा अपनी चोरी को छुपाने के लिए जोर जोर से सबको भ्रष्ट बताने की कोशिश कर रहे हैं। अरे भाई, तुम मुख्यमंत्री हो, आरोप लगाने की अपेक्षा तुम बताओ तुम्हारे कितने सारे एसआईटी का गठन किया। और ये प्रमाणित मामला जब न्यायालय में पहुंच चुका है, हलचल तेज हो चुकी है, भ्रष्टाचार आकंड सिर तक चला जा चुका है। अब ये बोल रहे हैं कि 4000 करोड़ का शराब में मामला हुआ तो 10 साल। वहीं इस बीच छत्तीसगढ़ से एक बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी का छत्तीसगढ़ में बड़ा एक्शन प्लान तैयार किया गया है। बीजेपी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की मदद लेगी। आपको बता दें कि पीएम मोदी खुद बूथ कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, केंद्रीय मंत्रियों के दौरे भी प्रस्तावित रहेंगे। छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर चुनाव को लेकर बीजेपी ने एक नया एक्शन प्लान तैयार किया है। साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की मदद लेगी। बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में छत्तीसगढ़ का शराब घोटाला उठा। बैठक में शराब घोटाले के लिए कांग्रेस सरकार की निंदा की गई। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष और वरिष्ठ विधायक शिवरतन शर्मा ने छत्तीसगढ़ बचाओ संकल्प पेश किया। कार्य समिति के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से इस संकल्प को पारित किया। बैठक में कहा गया है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार के काम से छत्तीसगढ़ शर्मसार है। 2000 करोड़ के शराब घोटाले समेत जांच एजेंसी की कार्रवाई से जितने तथ्य सामने आए हैं, उससे भूपेश बघेल की सरकार वास्तव में छत्तीसगढ़ महातारी के माथे पर कलंक साबित हुई। शराबबंदी का वादा कर सत्ता में आई कांग्रेस सरकार ने न केवल शराब की घर पहुंच सेवा शुरू कर दी, बल्कि शराब वितरण की समानांतर व्यवस्था कर प्रदेश के राजस्व को हजारों करोड़ का चूना लगाया। भूपेश सरकार ने बाकायदा कच्ची और जहरीली शराब बेचकर भी छत्तीसगढ़ के सैकड़ों लोगों को मौत के मुंह में ढकेल दिया। आज की बैठक में पार्टी ने भूपेश सरकार के खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव करते हुए भूपेश से इस्तीफे की मांग की। भारतीय जनता पार्टी लगातार
प्रदेश सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाती रही है और अब यह स्पष्ट हो चुका है कि हम जो आरोप लगाते थे वो आरोप प्रमाण सहित ईडी ने पकड़े हैं और जिसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि पिछले 6 महीने से ईडी ने जिनकी गिरफ्तारी की है, चाहे वो आईएएस हो, चाहे वो राजनेता हो, चाहे लाइजनर हो, किसी की भी जमानत नहीं हुई है। 2000 करोड़ का शराब घोटाला जिसमें ईडी ने इस पूरे घोटाले के मास्टरमाइंड और रायपुर नगर के महापौर श्री एजाज डेवर के बड़े भाई को गिरफ्तार किया है। इस विषय पर भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति ने आज एक निंदा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को रोजगार मेला कार्यक्रम में 71,000 लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर दिए। ये मेला देश भर के 45 जगहों पर लगाया गया। तो वहीं मध्य प्रदेश के 241 नवनियुक्त युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर दिए गए। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। प्रधानमंत्री ने अपॉइंटमेंट लेटर बांटने के बाद युवाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज 70,000 से अधिक युवाओं को भारत सरकार के कई विभागों में सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र मिल रहा है। आप सभी ने कड़ी मेहनत से ये सफलता हासिल की है। मैं आपको और आपके परिवार को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। बीते 9 वर्षों में हमने सरकारी भर्ती प्रक्रिया को ज्यादा तेज, पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने की प्राथमिकता दी है। इन सारे प्रयासों से भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद खत्म हुआ है। देश में 400 से भी कम मेडिकल कॉलेज थे। आज इनकी संख्या लगभग 700 हो चुकी है। कॉलेज बढ़े तो स्वाभाविक तौर पर सीटों की संख्या भी बढ़ी है। युवाओं के लिए उच्च शिक्षा की पढ़ाई के अवसर बढ़े हैं। साल 2014 से पहले हमारे देश में एमबीबीएस और एमडी की सीटें सिर्फ 80,000 के आसपास ही होती थी। अब देश में एमबीबीएस और एमडी की सीटें बढ़कर 1,70,000 से भी ज्यादा हो गई हैं। साथियों, किसी काम के लिए कौशल का विकास करने में हमारी आईटीआईज ये भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। बीते 9 वर्षों में देश में लगभग हर रोज एवरीडे एक नई आईटीआई का। प्रधानमंत्री ने मंगलवार को देश भर के 71,206 नवनियुक्त युवाओं को वर्चुअली अपॉइंटमेंट लेटर बांटे, जहां युवाओं की भर्ती केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के कई विभागों में की गई। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े और देश भर में 45 जगह रोजगार मेले आयोजित हुए। तो वहीं भोपाल के समन्वय भवन में आयोजित रोजगार मेले में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल हुए। यहां मध्य प्रदेश के 241 नवनियुक्त युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर दिए गए। लेकिन चीन एक एजिंग कंट्री है, एजिंग पॉपुलेशन है, वृद्ध अवस्था की तरफ जा रही है। और हम भारत की बात करें तो 70% हमारी जनता 35 वर्ष के आयु से कम है। आज पूरे विश्व में वो खजाना मानव संसाधन की पूंजी की अगर किसी भी देश के पास है तो वो भारत के पास है। 70% जनता मतलब 90 करोड़ आबादी। 90 करोड़ आबादी मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की 3 गुना आबादी। 90 करोड़ मतलब संयुक्त यूरोप की 1.5 गुना आबादी। ये खजाना मेरे भारत के पास है आपके रूप में। और इसी को देखकर, इसी को सोचकर प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि 1 वर्ष में 10 लाख सरकारी नौकरियां हम देंगे।
और शुरुआत हुई धनतेरस के शुभ दिन पर। और हर माह 75,000 नौकरी के अवसर, 70,000, 71,000, इस माह 70,000। केवल नौकरी के अवसर नहीं, आपको समझना चाहिए, हमको समझना चाहिए, भारत माता को स्थापित करने के अवसर आज सृजित हुए हैं प्रधानमंत्री जी के द्वारा। अनेक योजनाएं, प्रधानमंत्री कौशल योजना, स्टैंड अप इंडिया योजना, जहां 1,30,00,000 लोगों को राशि दी गई। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। एक बार फिर हाजिर हैं ब्रेक के बाद, बढ़ते हैं अगली खबर पर। मध्य प्रदेश में आज शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें फैसला हुआ कि पूरी शिवराज कैबिनेट आज द केरला स्टोरी फिल्म देखने जाएगी। ये जानकारी मंगलवार को कैबिनेट बैठक के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी। कैबिनेट बैठक में छात्रों की स्कॉलरशिप और मंदिरों के पुजारियों को लेकर भी अहम फैसला लिया गया। मध्य प्रदेश अब 8 लाख रुपए तक की सालाना आय वाले अनुसूचित जाति परिवारों के छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप देगा। अभी तक 6 लाख रुपए तक सालाना आय वाले परिवारों के बच्चों को दी जा रही थी। ऐसे सरकारी मंदिर जिनके पास मध्य प्रदेश में बीते दिनों पकड़े गए आतंकी संगठन हिज्ब उद तहरीर के सदस्यों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सख्त संदेश दिया है। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश को केरल स्टोरी नहीं बनने देंगे। सीएम ने एमपी में एचयूटी और जाकिर नायक को लेकर कहा कि जांच जारी है, जो भी दोषी होगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। सामने आए हर तथ्य की गहराई से जांच की जा रही है। सामने आए हैं, उनकी गहराई में हम जा रहे हैं। एक चीज साफ है, लव जिहाद, धर्मांतरण और धर्मांतरण के बाद आतंकवादी गतिविधियों को प्रश्रय, असंतोष फैलाने की कोशिश करना, ये हमने बहुत गंभीरता से लिया है। और मैं ये साफ कर देना चाहता हूं, ना तो लव जिहाद चलेगा, धर्मांतरण का कुचक्र चलने नहीं देंगे। हमने पहले भी सिमी के नेटवर्क को ध्वस्त किया है। इस तरह की गतिविधियां किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, पूछताछ चल रही है। एटीएस सेंट्रल एजेंसीज के साथ मिलकर काम कर रही है। सारी जांच जारी है, जो भी दोषी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भगवा को आतंकवाद बताने वाले जाकिर नाइक को शांति दूत बताते हैं। साथ ही कहा कि समाज को तोड़ने का इनका कुत्सित प्रयास मध्य प्रदेश में नहीं चलेगा। ये जाकिर नाइक को जो शांति दूत कहते थे, अब उनको समझ लेना चाहिए और किस तरह से वो देश को गुमराह कर रहे थे। यही कारण है कि जेएमबी के लोग पकड़े गए, एचयूटी के लोग पकड़े गए। दिग्विजय सिंह जी ने एक शब्द नहीं बोला उस पर, लेकिन हिंदू पे, हिंदुत्व पे, सनातन पे, इस पे बोलने को तैयार बैठे रहते हैं। वो ये एक इस तरह के व्यक्ति हैं जो ऐसे लोग, जो जाकिर नाइक के तरह के लोग हैं, इन्हें प्रोत्साहित करते हैं, हतोत्साहित करने की जगह शांति दूत कहते हैं जो अलगाव। देखिए, ये स्पष्ट होता जा रहा है और ये जवाब अच्छा हो जाकिर नाइक जी को शांति दूत कहने वाले दें। हम पहले से ही कहते थे कि जाकिर नाइक कोई शांति दूत नहीं है। ये सब धर्मांतरण
और इस तरह के जो असामाजिक काम है, असंवैधानिक कार्य है, ये सब के सब इस तरह के लोग इसमें लिप्त हैं और इसलिए ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाना चाहिए। हम ऐसा जो जांच के बिंदु हैं एसआईटी पे, उन जांच के बिंदुओं में ये बिंदु भी जोड़ा जाएगा। तो जाकिर नाइक एंगल की जांच भी एटीएस। छत्तीसगढ़ की सरगुजा जिले की बहुप्रतीक्षित मांग महामाया एयरपोर्ट के रनवे पर विमान के लैंडिंग के सफल ट्रायल के बाद डीजीसीए से लाइसेंस प्राप्त करने की अंतिम प्रक्रिया को मूर्त रूप देने के लिए डीजीसीए की 3 सदस्यीय टीम 15 मई को एयरपोर्ट पहुंची, जो 3 दिनों तक एयरपोर्ट में उपलब्ध आवश्यक सभी सुविधाओं का जायजा ले रही है और अपनी रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को सौंपेगी, जिसके बाद ही स्पष्ट होगा कि सरगुजा की जनता को विमान सेवा का लाभ कब से मिलेगा। आपको बता दें कि केंद्रीय राज्य मंत्री और सरगुजा सांसद रेणुका सिंह ने भी डीजीसीए के अधिकारियों से मुलाकात की और एयरपोर्ट का निरीक्षण कर जुलाई तक विमान सेवा शुरू करने की बात कही गई। जैसा अभी अधिकारियों ने कहा कि काम की क्वालिटी ठीक है और अभी 1-2 दिन में निरीक्षण होगा, निरीक्षण पश्चात ही वो भी बता पाएंगे और मैं भी बता पाऊंगी कि क्वालिटी क्या है और किस आधार पर काम हुआ है। आज भी निरीक्षण किए हैं, मतलब आज कुछ क्या बातें समझ में आ पाई? नहीं, अभी 2 दिन और निरीक्षण करेंगे। अभी एक कोई प्लेन आ रहा है, प्लेन के बाद भी ये लोग समझ पाएंगे कि छूट के आधार पर बनी सरकार। बॉलीवुड कलाकार और केश कला बोर्ड की प्रथम अध्यक्ष मोना सिंह का नाम हाल ही में गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। मोना सेन ने बेटियों के संरक्षण के लिए एक संकल्प मुहिम चलाई थी, जिसमें मोना सेन ने themonasen.com वेबसाइट बनाकर 4 से 9 मई तक 60,000 से ज्यादा लोगों का रजिस्ट्रेशन करवाकर संकल्प पत्र पेश किया था। संकल्प पत्र में मोना सिंह ने बालिकाओं के परिजनों से संकल्प पत्र में हस्ताक्षर करने को कहा और उस पत्र में लिखा कि जब तक उनकी बेटियां अपने पैर पर खड़ी नहीं हो जाती, वो उनका विवाह नहीं करेंगे। इस उपलब्धि के बाद एएनबी न्यूज ने मोना सिंह से खास बातचीत की। बेटी है तो दुनिया है, इन्हें एक सफर का मौका दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ टिकेश वर्मा। छत्तीसगढ़ की अभिनेत्री मोना सेन का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। आखिर दर्ज कैसे हुआ, ये हम आपको मोना सेन से बातचीत करके बताएंगे। दरअसल जिस तरीके से मोना सेन ने एक मुहिम छेड़ी थी, जिसके लिए उन्हें ये वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज हुआ है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मोना सेन जी है। सेन जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज हुआ है। किस तरह दिखता है और कैसी ये मुहिम रही और क्या कुछ इसका जो पड़ाव रहा जिसके बाद ये सफलता आपके हाथ लगी? बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है उसको हमने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि मैं शुरू से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर हूँ और साथ ही साथ मैं एक बेटी हूँ और एक लोक कलाकार भी हूँ। तो जब मैं लोक कलाकार हूँ तो गांव में प्रोग्राम देने जाती हूँ तो देखती हूँ कि छोटी छोटी बेटियाँ जो है जिनका उम्र कम है वो मांग में सिंदूर भरी हुई, एक आध बच्चे पकड़ के बैठी। तो तकलीफ होता था कि यार इतने कम उम्र में माता पिता शादी क्यों करते हैं, इनको सक्षम बनाए, स्वावलंबी बनाए, उनको अपने पैर में खड़ा करे, फिर तो शादी होना निश्चित है। सामाजिक प्रक्रिया है कि बेटी की शादी करना है, बट उन्हें किसी भी मुकाम में पहुंचा दे या कोई कला से उसे निपुण करें, उसके बाद शादी करें। ये मेरे मन में हमेशा विचार रहता था कि इसको मैं घर घर कैसे पहुँचाऊँ। तो इस बात को मैंने अपने टीम के साथ रखा, तो उन्होंने कहा कि अपन तो घर घर नहीं पहुंच सकते, एक काम करते हैं, इसको ऑनलाइन कुछ प्रक्रिया करते हैं। तो एक हम लोग कंप्यूटर में वेबसाइट बनाए जिनका नाम है themonasen.com। उसमें हम लोगों ने एक फॉर्म बनाया जिसमें हम लोगों ने कॉलम बनाया कि माता का नाम, बेटी का नाम, मोबाइल नंबर और जिला। इसको वो फॉर्म फिलअप करेंगे और उसके बाद आपको एक प्रमाण पत्र जारी होगा। अगर एक भी कॉलम छूटता है तो आपको प्रमाण पत्र उसमें नहीं मिलेगा। तो ऐसा करके हमने इसमें माता पिता संकल्प लेंगे। ये थी हमारे साथ अभिनेत्री मोना सेन जी, जिनसे हमने बातचीत किया। उन्होंने बताया किस तरीके से वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने की जो भूमिका रही या सफर रही है उसके बारे में हमसे बातचीत की। मेरे सहयोगी दीपेश पटेल के साथ टिकेश वर्मा, रायपुर, छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में आज शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें फैसला हुआ कि पूरी शिवराज कैबिनेट आज तक केरला स्टोरी फिल्म देखने जाएगी। ये जानकारी मंगलवार को कैबिनेट बैठक के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी। कैबिनेट बैठक में छात्रों को स्कॉलरशिप और मंदिरों के पुजारियों को लेकर भी अहम फैसला लिया गया। मध्य प्रदेश अब 8 लाख रुपए तक की सालाना आय वाले अनुसूचित जाति परिवारों के छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप देगा।
अभी तक 6 लाख रुपए तक सालाना आय वाले परिवारों के बच्चों को ये स्कॉलरशिप दी जा रही थी। ऐसे सरकारी मंदिर जिनके पास 10 एकड़ तक खेती की जमीन है, इससे होने वाली आय का उपयोग अब पुजारी खुद कर सकेंगे। बाकी जमीन को कलेक्टर को जानकारी देकर नीलाम भी कर सकेंगे। इसकी आय मंदिर के खाते में जमा होगी। बैठक में लाडली बहना योजना के लिए बजट को भी स्वीकृति दी गई। 1,33,25,000 से ज्यादा महिलाएं इस योजना में रजिस्टर्ड हो गई हैं। एक महीने में 1250 करोड़ रुपए महिलाओं के खातों में ट्रांसफर होगा। साल भर का आंकड़ा देखें तो 15,000 करोड़ रुपए खातों में ट्रांसफर किए जाएंगे। केंद्र सरकार की मिशन वात्सल्य योजना के लिए भी कैबिनेट ने सहमति दी है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में मेरे साथ इतना ही। देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज।